हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल बॉडी चैनल। आज हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। पहला क्या है ऑप्शन हमारा, रफ आयरन, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील और पिग स्टील। रफ आयरन में जो कार्बन की परसेंटेज होती है कितनी होती है, 0.05 से लेकर 1% के बीच में होती है। और कास्ट आयरन की जो परसेंटेज होती है कितनी होती है, कार्बन की परसेंटेज 2 से लेकर 4% के बीच में होती है। और माइल्ड स्टील जो हमारा होता है, जिसे हम सरिया बोलते हैं, उसको इसमें कितनी परसेंटेज होती है, 0.15 से लेकर 0.25% के बीच में होती है। और पिग स्टील जो होती है ये इसमें कितनी परसेंटेज होती है, 3.5 से लेकर 4.5% के बीच में होती है। ठीक है, अब कार्बन ज़्यादा या कम होने से क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। अगर कार्बन कार्बन की परसेंटेज अगर कम है तो जो हमारा मटेरियल्स होगा, जो भी आयरन होगा, वो कैसा होगा, वो डक्टाइल मटेरियल होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं रफ आयरन। रफ आयरन जो हमारा कैसा है, रफ आयरन इज ए डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल है। और कैसा मटेरियल है, इसको हम किसी भी शेप में, एनी शेप में हम इसको ढाल सकते हैं। एनी शेप में हम इसको क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हम बात करें, ये कौन सा मटेरियल है, जो हमारा कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन जो है हमारा वो कैसा मटेरियल है, वो ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल है। और इसको हम किसी भी शेप में नहीं ढाल सकते हैं। ठीक है, ये ब्रिटल बहुत जल्दी ये टूट जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें जी, ये क्या कौन सा जो हमारा माइल्ड स्टील होता है, माइल्ड स्टील कैसा मटेरियल होता है, माइल्ड स्टील भी जो कैसा होता है, वो भी हमारा डक्टाइल मटेरियल होता है। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल होता है, क्योंकि इसमें भी कार्बन की परसेंटेज बहुत कम होती है। और जो हमारा ये होता है, ये क्या है, पिग स्टील। पिग स्टील जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है, बिग परसेंटेज होती है, उसमें क्या होता है, ये भी हमारा कैसा मटेरियल होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है। ब्रिटल मटेरियल होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को दो बातें पता चली, क्या अगर कार्बन की परसेंटेज अगर ज़्यादा है तो मटेरियल कैसा है, ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, अगर कार्बन की परसेंटेज बहुत ही कम है, पॉइंटों में है, तो हमारा कैसा मटेरियल हो जाएगा, वो डक्टाइल मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल हो जाएगा और ये ब्रिटल मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें आप लोगों को पता चली। और इसमें जो परसेंटेज आप लोगों को क्या होना चाहिए, परसेंटेज भी याद होना चाहिए। परसेंटेज अगर याद रहेगा तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, मृदु इस्पात का प्रति घन मीटर वजन क्या होता है। जो हमारी माइल्ड स्टील होती है उसका वन मीटर क्यूब में कितना वेट होता है, तो 7.85 किलोग्राम, 78.5 किलोग्राम, 490 किलोग्राम या 7850 किलोग्राम। जो हमारा मृदु इस्पात का प्रति घन मीटर वजन होता है कितना होता है, 7850 किलोग्राम। ठीक है, तो ये इतना वजन होता है, 7850 किलोग्राम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं, गतिशील भार के लिए परिमाण को स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि में संदर्भ समय अवधि क्या है। गतिशील भार क्या है, यहाँ पे गतिशील की भार की बात करें, लाइव लोड। लाइव लोड जैसे मान लीजिए कोई हमने क्या बनाया, ब्रिज बनाया, ब्रिज, कोई हमने ब्रिज बना दिया, ये हमने ब्रिज बना दिया। ठीक है, ब्रिज बना दिया। अब ब्रिज जब हमने बना दिया है तो ब्रिज का कुछ ना कुछ तो अपना लोड होगा। अपना जो भी ब्रिज का अपना लोड है, खुद का लोड है, उसको हम कौन सा लोड बोलते हैं, डेड लोड बोलते हैं। ठीक है, डेड लोड बोलते हैं। अगर इस पे ब्रिज हमने बनाया, ब्रिज की जो सर्विस लाइफ होगी कितनी होगी, तो वही पूछ रहा है। तो लाइव लोड के लिए अगर हमने ब्रिज को बनाया है, ब्रिज हमने कोई बनाया है जिसका तो कुछ ना कुछ वेट होगा, उसको हम डेड लोड बोलेंगे। अब जब इस पर मान लीजिए कोई भी ट्रेन है या बस, जो भी गाड़ी, कोई भी गाड़ी है, गाड़ी वगैरह इस पर जब चलेंगी, जैसे भी इस ब्रिज पे क्या है, गाड़ी आएगी या कोई भी और कुछ, कोई भी एनीथिंग कुछ भी आएगा, तो वो किस में कंसीडर हो जाएगा, लाइव लोड में आ जाएगा, क्योंकि इस पर लोड चल रहा है। ठीक है, तो अगर
ये इसमें मूवमेंट कर रहा है, तो वो कब तक मूवमेंट कर सकता है? जब तक ब्रिज की लाइफ होगी तब तक मूवमेंट करेगा। तो कितनी लाइफ होती है ब्रिज की? जो भी ब्रिज की लाइफ होती है हमारा कितना होता है 50 ईयर तक गतिशील भार की तरह ये 50 ईयर तक हम इस ब्रिज को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे यही क्वेश्चन पूछा था, गतिशील भार के लिए परिमाण को स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि में संदर्भ समय कितना होता है। ठीक है, उपयोग की जाने वाली विधि में जो 50 ईयर्स का टाइम होता है, अगर हमने मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले लिए, कोई ब्रिज बनाया, ब्रिज की लाइफ कितनी 50 साल है, तो 50 साल तक वहाँ पे क्या होगा, ट्रैफिक का क्या आवागमन हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट की परसेंटेज कितनी होती है? तो माइल्ड स्टील में जो कार्बन कंटेंट की परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, लेस देन 0.25% होती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। हम देखते हैं, कंपेयर टू mild steel cast iron has high compressive strength and high tensile strength, low compressive strength, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, या द करेक्ट आंसर कौन सा? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइल्ड स्टील को हमें कंपेयर करना है किसके साथ, कास्ट आयरन के साथ। तो जो हमारा माइल्ड स्टील होता है उसकी जो होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, माइल्ड स्टील की जो है, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। एक तो हो जाएगा क्या, पहला हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी होगी, यहाँ पे जो होगी कास्ट आयरन की होगी, हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी होगी, माइल्ड स्टील की होगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर का कौन सा ऑप्शन हो गया, इस क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन हो गया, कौन सा ऑप्शन हो गया, डी इज़ द राइट आंसर हो गया। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन में परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होता है? जो हमारा कास्ट आयरन होता है उसमें हमने बताया था कि 1.7 से लेके यहाँ का 2 to 4% तक होता है। तो ठीक है, 2 to 4% तक कास्ट आयरन में कार्बन की परसेंटेज होती है। ये कैसा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये नहीं हो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो यही हो सकता है 1.7 से लेके 4.5 तक हो सकता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर, इस वाले क्वेश्चन का हमारा जो ऑप्शन हुआ डी इज़ द राइट आंसर हुआ। ठीक है, रोल्ड इस्पात आई खंड का उपयोग आमतौर पर बीम के रूप में किया जाता है क्योंकि ये उपलब्ध कराता है जो हम आई सेक्शन जो हम यूज करते हैं। आई सेक्शन जो हमारा ऐसा होता है, ये सेक्शन जो हम जनरली सबसे ज़्यादा हम किसके लिए यूज करते हैं, बीम के लिए यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीम के लिए यूज करते हैं, तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों यूज करते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है, देखते हैं सही है कि नहीं। न्यूनतम काट क्षेत्रफल पर अधिकतम जड़ता, ठीक है, या उच्च पार्श्व स्थिरता। इसकी एक तो इसकी जो है बियरिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है और मिनिमम क्षेत्रफल होता है, क्योंकि इसका जो होता है ये साइमेट्रिकल होता है, एक्स एक्सिस के अबाउट भी साइमेट्रिकल होता है और वाई एक्सिस के अबाउट भी क्या होता है, ये साइमेट्रिकल होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है, इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होता है। तो इसी की वजह से हम इसको क्या है, आमतौर पर बीम के रूप में ही यूज करते हैं, क्योंकि इससे मिनिमम क्षेत्रफल मिलता है और हमें क्या हो, बियरिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शंस होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, फर्स्ट और सेकंड होगा, यहाँ पे दोनों राइट होगा। ठीक है, अब हम दोनों राइट होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसकी तन्यता डक्टिलिटी सर्वाधिक होती है? अभी हमने पीछे बात किया था, पीछे क्वेश्चंस में, डक्टिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे कम होगी। कार्बन की परसेंटेज कम होगी तो उसमें डक्टिलिटी ज़्यादा होगी, और डक्टिलिटी कम किसकी होगी, जिसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, डक्टिलिटी सर्वाधिक किसकी होगी, डक्टिलिटी किसकी सर्वाधिक होगी, जिसमें कार्बन कम होगा। ठीक है, और डक्टिलिटी कम किसकी होगी, जिसमें कार्बन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था रफ़ आयरन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसकी वजह से हम
पूरी डिटेल में नहीं देख रहे हैं इसको, तो इसलिए यहाँ पे हमने पीछे इस वाले क्वेश्चन को हमने पीछे डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, रफ आयरन को हम क्या और कौन सा बोलते हैं, पिटवा लोहा भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी गहराई के लिए सबसे भारी आई सेक्शन कौन सा होता है। ठीक है, अब हमारे पास आई सेक्शंस कितने तरह के होते हैं, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। आई सेक्शंस जो होते हैं हमारे पास कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है ISJB। ठीक है, दूसरा होता है ISLB, तीसरा होता है ISMB और चौथा होता है ISWB और पांचवा होता है ISHB। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, और दूसरे वाले इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, और तीसरे वाले का इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, और चौथे वाले का इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम, और इसका पांचवे का क्या होगा, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए हमने 10 mm का कोई हमारी प्लेट है, आई सेक्शन है 10, जिसकी थिकनेस कितनी है, 10 mm है। ठीक है, 10 mm है, इन सब में क्या है, थिकनेस सेम है, लेकिन जैसे जैसे हम इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, इसका वेट कम होगा, फिर इसका वेट बढ़ता जाएगा, इसका वेट और ज़्यादा होगा, इसका वेट और ज़्यादा होगा, इसका वेट सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेट कौन सा होगा, जो हमारा ये है, ये वाला सेक्शन जो है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, ये इसका सबसे ज़्यादा वेट होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अगर सेक्शन हम वही ले रहे हैं, फिर हम इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम में गए तो वहाँ पे सेक्शन हमारा वही है, आई सेक्शन 10 mm का है, तो उसमें क्या है, तो जैसे जैसे हम टाइप्स ऑफ आई सेक्शन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे उसका वेट क्या होगा, वेट बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, तो इसका वेट कम होगा, फिर इससे इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम लेंगे तो इसका ज़्यादा होगा, मीडियम लेंगे तो और ज़्यादा होगा, वाइड लेंगे और ज़्यादा होगा, हैवी लेंगे तो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ISB होगा हमारा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। अगर सबसे भारी बात कर रहा है, अगर सबसे हल्की बात करता है क्वेश्चन में, तो वो हो जाता है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, ये वाला हमारा ऑप्शन होता है। ठीक है, सबसे हल्की के लिए, क्योंकि सबसे हल्की बीम के लिए, ठीक है, सबसे हल्की आई सेक्शंस के लिए। यहाँ पे आप लोगों का सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस्पात का प्रत्यास्थता गुणांक, इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता गुणांक को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो कितना होता है, तो सबको पता होगा, 2 × 10⁵ मेगापास्कल को हटाएंगे न्यूटन, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये तो आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस्पात का प्रत्यास्थता गुणांक कंक्रीट से अधिक है, इसका अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, जो हमारी स्टील होती है, इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट से अधिक है। ठीक है, इस्पात के रेस्पेक्ट में, हम स्टील के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इस्पात अधिक प्रत्यास्थता है। ठीक है, ये तो सही है, इस्पात जो है हमारा अधिक क्योंकि जो हम स्टील लेके आते हैं उसको हम ऐसे भी मोड़ सकते हैं, कैसे भी, कितना भी मोड़ सकते हैं, किसी भी शेप में मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि उसका इलास्टिसिटी क्या है, सबसे ज़्यादा होती है। इस्पात कम प्रत्यास्थता है, ये तो गलत है। कंक्रीट अधिक प्रत्यास्थता, ये तो गलत है। कंक्रीट कम प्रत्यास्थता, ये तो सही हो सकता है। ठीक है, ये वाला सही हो सकता है। तो यहाँ पे अगर इस्पात का प्रत्यास्थता गुणांक कंक्रीट से अधिक है, इसका अर्थ है, तो अगर यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस में जो है
किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ये इस्पात के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, स्टील के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो हमें कौन सा ऑप्शन लगाना होगा, ऑप्शन नंबर ए, तो इस्पात वाला लगाना होगा, इस्पात अधिक प्रायतः है। ठीक है, अगर वही क्वेश्चन कहता है कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इस्पात के रेस्पेक्ट में अधिक है, तो हमें ये लगाना पड़ता डी। ठीक है, डी वाला ऑप्शन होता है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर ए होगा, इस्पात अधिक इलास्टिसिटी है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा किसकी, इस्पात की है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दो या अधिक इस्पात खंडों को जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हों उन्हें जोड़ने वाली प्लेट कहलाती है। मान लीजिए ये कोई प्लेट है। ठीक है, इस प्लेट को हमको क्या करना है, जोड़ना है। अब इस प्लेट को जोड़ने के लिए जाहिर सी बात है इसमें हम क्या करेंगे, रिवेटिंग करेंगे या बोल्टिंग करेंगे, तो उसके लिए या वेल्डिंग करेंगे। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं, ये जो अलग से जो हम मेंबर यूज करते हैं इसमें, ठीक है, तो उसको जो हम इस मेंबर को जो हम यूज करते हैं तो उसी को ये पूछ रहा है, इसका जोड़ने वाली प्लेट क्या कहलाती है। ये जो प्लेट फिर अब हम यहाँ रिवेटिंग कर देंगे, यहाँ रिवेटिंग कर देंगे, यहाँ रिवेटिंग कर देंगे। ठीक है, या बोल्टिंग कर देंगे। तो इस वाली प्लेट को हम क्या बोलते हैं, इस वाली प्लेट को जो बोला जाता है गसेट प्लेट बोलते हैं। ठीक है, आप लोग गसेट GUSSET गसेट प्लेट बोला जाता है। ठीक है, ऐसी कोई प्लेट, कनेक्टिंग प्लेट कोई होती नहीं, कनेक्शन प्लेट भी कोई नहीं होता। गसेट प्लेट ये जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो है। कवर प्लेट तो अलग है। कवर प्लेट जैसे ये मान लीजिए ये कोई प्लेट है, उसके ऊपर हमने जैसे हम बट जॉइंट लैप जॉइंट जो हमने पढ़ा है, इसके ऊपर हमने इसको कवर कर दिया। ठीक है, ये तो कवर प्लेट हो जाएगा। गसेट प्लेट में हम दो मेंबर को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ऐसे करके याद रखना क्वेश्चन को। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ISI के अनुसार बेललित धरणखंड को कितने श्रेणीकृत किया गया है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ISI इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार आई सेक्शंस को कितने भागों में बांटा गया है। अभी हमने ऊपर बताया था इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम और इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। ठीक है, कितने तरह की होती है, 5 सीरीज में होती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ग्यारह क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार संरचनात्मक स्टील के किस भौतिक गुण को उसके ग्रेड की तुलना में अधिक मान दिया जाता है। ठीक है, जो इंडियन स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड क्या कहता है कि स्टील के बारे में, स्टील का कौन सी ऐसी संरचनात्मक या उसका जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है या उसके कौन सी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी वजह से जो उसकी ग्रेड को डिफाइन करने के लिए अधिक मान दिया जाता है, क्या क्या हो सकता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टील की इकाई द्रव्यमान, ठीक है, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वेट कितना है स्टील का, और इसका क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रायतःता गुणांक, और पॉइजन रेशियो स्टील का कितना होता है आप लोगों को पता होगा, 0.15 होता है। पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होती है, 2 × 10⁵ मेगापास्कल। ठीक है, स्टील का इकाई द्रव्यमान कितना होता है, 7850 किलोग्राम। ठीक है, 7850 किलोग्राम, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा होगा, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, तीनों होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 12 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12 है, rolled steel beam I sections are used to resist bending stress, used to independent section to resist compressive stress, used to independent section to resist tensile stress। जो एक I sections होता है ना, I sections है, ये जो होता है
लोड आ रहा है मान लीजिए इस पे, ये जो होता है बेंडिंग को भी रजिस्ट करता है, ठीक है, कॉम्प्रेसिव फोर्स भी को ये क्या है, ये कॉम्प्रेसिव को रजिस्ट करेगा, ये बेंडिंग को रजिस्ट करेगा। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा आई सेक्शंस होता है वो बेंडिंग भी रजिस्ट करता है, बेंडिंग स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस भी रजिस्ट करता है, और टेंसाइल भी, अगर टेंसाइल लोड इस पे आ रहा है तो आई सेक्शन जो है तीनों लोडों को क्या करता है, वो क्या कहता है, रजिस्ट करता है, रोकता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेल्लिक इस्पात टी खंड का उपयोग, टी की बात यहाँ पे अभी हम, इससे पहले हम आई सेक्शन की बात कर रहे हैं, अब हम टी सेक्शन की बात कर रहे हैं। टी आई सेक्शन में क्या होता है, टी सेक्शन में क्या होता है, इसका ये जो होता है साइमेट्रिकल, एक्स एक्सिस के अबाउट, आई एक्सिस के अबाउट तो ये साइमेट्रिकल है, लेकिन वाई एक्सिस के अबाउट ये साइमेट्रिकल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं यहाँ कहीं लाई करता है, ऊपर लाई करता है, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसका लाई करता है कहीं यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं। स्तंभ खंड के रूप में होता है, ठीक है। इस्पात आयताकार टैंक में प्लेट को जोड़ने के लिए समतल पट्टी के साथ होता है। ये हमारा पहला ऑप्शन क्या है, तो दूसरा क्या है, तीसरा ऑप्शन अच्छी तनाव को रोकने के लिए बुल्टअप सेक्शन। बुल्टअप सेक्शन हमारा कौन सा, बुल्टअप सेक्शन तो हमने पता है ऊपर पढ़ा था, बुल्टअप सेक्शन जो हमारा होता है आई सेक्शन होता है, ठीक है। ये उसमें नहीं, अगर कहीं बुल्टअप सेक्शन की बात हो तो डायरेक्ट क्या ऑप्शन लगाएंगे, आप आई सेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये स्तंभ खंड के रूप में होता है, नहीं, इसको हम स्तंभ खंड के रूप में नहीं यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, ये वाला। और तो हमारा कौन सा एक ही ऑप्शन बच रहा है, बी, इस्पात आयताकार टैंक। मतलब ये कोई टैंक है, मान लीजिए ये कोई टैंक है, इस्पात आयताकार टैंक में प्लेट को जोड़ने के लिए, मान लीजिए इसमें कोई फोर्स आ रहा है या कोई भी इसमें कुछ भी भरा हुआ है, मान लीजिए कोई भी मटेरियल भरा हुआ है, तो इसमें जाहिर सी बात है इसके चारों तरफ क्या लगाएगा, टेंशन लगाएगा। इधर क्या है, ये जो भी मटेरियल होगा इसकी वॉल पे फोर्स लगाएगा, चारों इधर भी फोर्स लगाएगा, इधर भी फोर्स लगाएगा। तो इसको हम रोकने के लिए यहाँ पे टी सेक्शंस का यूज करते हैं, टी सेक्शंस का हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो यही क्वेश्चन में ये कह रहा है, टी सेक्शन का इस्पात समतल पट्टी के साथ होता है, ठीक है। समतल एक ये जो पट्टी हो गई इसके साथ हम यूज कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द, यहाँ पे कौन सा होगा, बी होगा हमारा, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस्पात के अवयव स्टील मेंबर का मुख्य लाभ क्या है, ठीक है। मुख्य लाभ की बात चल रहा है, जो स्टील के कौन कौन से लाभ हैं, ठीक है। पहला इसकी उच्च शक्ति, ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादा शक्ति होती है, ठीक है। इसकी गैस और जल प्रतिरोधक, ठीक है, गैस में भी यूज करते हैं, जल में ये बहुत ज़्यादा इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इसकी, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इसका लंबा सेवा काल, और जाहिर सी बात है स्टील वगैरह हम जैसे घर बनाते हैं अपना कंक्रीटिंग आरसीसी का जब बनाते हैं उसमें क्या स्टील ही तो डालते हैं, तो उसका कितना टाइम, 100 ईयर, बहुत लंबा टाइम होता है सेवा काल। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शंस होगा, यहाँ पे सारे ऑप्शंस हो गए, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस्पात में सल्फर का प्रतिशत, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, इस्पात में, स्टील में सल्फर की मात्रा कितनी होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को याद करना पड़ेगा, याद रख लीजिए, सी होगा 0. कितना होगा, 0.055, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्लैंज और वेब के बीच जोड़ को कहते हैं, फ्लैंज और वेब के बीच के जोड़ को कहते हैं। चलिए फ्लैंज समझिए, ये कोई आपका आई सेक्शंस है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए फ्लैंज, ये हमारा क्या कहलाएगा, जिसको हम बोलेंगे फ्लैंज, इसको हम बोलेंगे वेब, ठीक है।
यहाँ पे जो हम वेल्डिंग करते हैं या वे इसको जोड़ने के लिए जो हम यूज करते हैं यहाँ पे जो यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिट वेल्ड बोलते हैं। ठीक है, फ्लिटिंग करते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं थी, अब हमने यहाँ भी वेल्डिंग कर दी तो इसकी स्ट्रेंथ क्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं फ्लिट, FILLET, फ्लिट। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि फ्लैंज और वेब के बीच के जोड़ को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, फ्लिट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन, फ्लैंज आप समझ गए, फ्लैंज ये वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं, ये नीचे वाला भी फ्लैंज हो जाएगा, ये वाला पोर्शन वेब होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लैब क्या होता है, लैब समझ लीजिए। लैब जैसे एक बीम ये है, इसके ऊपर एक मेंबर हमने ऐसे लैप करा है, ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये लैप जॉइंट होगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे या वो कर देंगे, बोल्टिंग कर देंगे या रिविटिंग कर देंगे यहाँ पे कुछ। ठीक है, इस तरह से, तो ये क्या कहलाएगा, लैप जॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, लैप जॉइंट होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन कोई जॉइंट होता है नहीं, ऑल ऑफ द होगा नहीं, तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चैनल सेक्शंस कॉन्सिस्ट ऑफ, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन बहुत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है, चैनल सेक्शंस की बात कर रहा है। चैनल सेक्शंस को हम, चैनल सेक्शंस में क्या क्या हो सकते हैं, टू वेब होता है, या टू फ्लैंज होते हैं, या टू वेब एंड टू फ्लैंज होते हैं, या वन वेब टू फ्लैंज होते हैं। तो यहाँ पे जब तक आप चैनल का डायग्राम्स नहीं पता होगा, उसके बाद डायग्राम मालूम होगा, तभी इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। इससे पहले सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। आइए डायग्राम बनाते हैं। थोड़ा सा राउंड रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये है कोई चैनल सेक्शंस। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, वेब, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैंज। और ये क्या है, ये भी है फ्लैंज। तो अब आपको क्या लग रहा होगा, वन वेब, तो यहाँ पे क्या है, कितनी वेब दिख रही हैं आपको, वन वेब। फ्लैंज कितनी दिख रही हैं, एक फ्लैंज, दो फ्लैंज, तो कितने क्या आंसर होगा, वन वेब टू फ्लैंज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, वन वेब टू फ्लैंज। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग नोट्स भी करते चलिए। ठीक है, जिससे आप लोगों को एग्जाम में फ़ायदा होगा। क्या क्वेश्चन है ये, ए पीस ऑफ राउंड स्टील फोर्क्ड इन फायर यूज टू कनेक्ट टू और मोर स्टील मेंबर्स। ठीक है, टू और मोर स्टील मेंबर को कनेक्ट करने के लिए ए पीस ऑफ राउंड स्टील फोरगेट इन फायर यूज टू कनेक्ट टू और मोर स्टील मेंबर। ठीक है, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए कोई स्टील मेंबर है हमारा। ठीक है, इसको कनेक्ट करने, एक मेंबर ये है मान लीजिए। अब इसमें दोनों मेंबर को कनेक्ट करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, क्या करेंगे, अब यहाँ पे पहले सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम होल करेंगे, सुराख करेंगे। फिर इसमें हम क्या करेंगे, बोल्टिंग करते हैं, बोल्टिंग नहीं करते हैं, सॉरी, बोल्टिंग नहीं करते हैं, गलत हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिविटिंग करेंगे। ठीक है, रिविटिंग, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेंबर को लाके उसको बाय रिविट या वाटर ड्राइव में रिविट या फिर हॉट ड्राइव में रिविट मशीन के जरिए इसमें क्या करेंगे, रिविटिंग कर देंगे। ठीक है, मशीन के जरिए हॉट ड्राइव में रिविट कर देंगे इसमें। ठीक है, फिल कर देंगे पूरा इसको। फिर उसको हम क्या करेंगे, मशीन के जरिए उसको ऊपर वो बन जाता है ऐसे करके, रिविट का आप लोगों को शेप देखा होगा, ऐसे होता है। तो ये यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे रिविटिंग का ऑप्शन है। इसमें बोल्टिंग हम कर नहीं सकते। ठीक है, दो मेंबर को जोड़ने की जहाँ बात आएगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, रिविटिंग करेंगे। ये आप लोग याद रखना। ठीक है, वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, रिविटिंग करेंगे। रिविटिंग इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा साइज ऑफ रिविट इज डिफाइंड बाई, चलिए पहले रिविट के बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए रिविट जो होता है हमारा,
कुछ शेप इसका इस तरह होता है, ठीक है। और ये मान लीजिए अंदर का जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सैंक बोलते हैं, यस सैंक। और ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा उसको हम हेड बोलते हैं। तो जो क्या साइज ऑफ रिविट की जो साइज हम डिफाइन करेंगे वो डाया, जो यही तो अंदर जाता है, ये तो ऊपर वाला पोर्शन है, डाया ऑफ सैंक जो होगा उसी के हिसाब, उसी से साइज ऑफ रिविट डिफाइन की जाती है, ठीक है। डायमीटर ऑफ सैंक से ही हम बता सकते हैं कि उस रिविट की साइज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। लेंथ ऑफ द सैंक से कोई मतलब ही नहीं है, डायमीटर ऑफ द सैंक, लेंथ ऑफ द सैंक ये गलत हो जाए, डायमीटर ये राइट है। टाइप ऑफ द हेड से कोई मतलब ही नहीं, हेड किस तरह का उसका है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा होगा, बी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, हॉट ड्राइवन रिविट आर, हॉट ड्राइवन रिविट किसे कहते हैं, पावर ड्राइवन शॉप रिविट, ठीक है, या फिर हैंड ड्राइवन शॉप रिविट, या पावर ड्राइवन फ्लिट रिविट। हॉट ड्राइवन रिविट का मतलब ये है, ये देखिए पहला ऑप्शन का मतलब समझिए, पावर ड्राइवन रिविट। पावर ड्राइवन मतलब हमने पावर के जरिए, मशीन के जरिए कहाँ पे किया, शॉप में किया, या शॉप में किया, या जहाँ पे काम चल रहा है हमने वहाँ पे किया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे हो रही है हमने वहाँ पे किया, इसी का मतलब है पावर ड्राइवन शॉप रिविट। हैंड ड्राइवन शॉप रिविट मतलब रिविट हमने लगाया, किसके द्वारा लगाया, हैंड से लगाया, कहाँ पे लगाया, जहाँ पे काम चल, मतलब कहाँ पे लगाया, वर्कशॉप में लगाया, वर्कशॉप में किया। और फिर पावर ड्राइवन फ्लिट रिविट हमने इसको भी कहाँ पे किया, ये फील्ड रिविट होगा, ये सॉरी, ये यहाँ पे जो होगा क्या होगा, फील्ड होगा। हमने पावर ड्राइवन किया कहाँ पे किया, फील्ड में किया, ठीक है, फील्ड। ये वाला थर्ड ऑप्शन क्या होगा, हमने रिविट लगाया कहाँ पे लगाया, फील्ड में लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे हॉट ड्राइवन की बात कर रहा है, हॉट ड्राइवन रिविट्स आर पावर ड्राइवन, ये कौन सी होगी यहाँ, पावर ड्राइवन शॉप रिविट, यही होगा पावर ड्राइवन शॉप रिविट। हैंड से तो हम किया नहीं, हॉट की बात कर रहा है, ठीक है, पावर ड्राइवन शॉर्ट। यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा, हॉट ड्राइवन रिविट्स आर, ए इज द। हॉट का मतलब ये नहीं है कि गर्म पानी या मशीन के द्वारा जो हम हीट करके जो है रिविटिंग को लगाते हैं उसी को बोलते हैं हॉट ड्राइविंग रिविट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं। अब हम कल की क्लास जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आज की क्लास यहीं पे, ओके, थैंक्स।